ये वीडियो दरवाजा बंद करके देखना, अपने नीचे नरम कपड़ा रख लेना वरना बिस्तर गीला हो जाएगा। बहुत मुश्किल से मिली है, जल्दी देख लो। बच्चे हरगिज भी ना देखें। रोज की तरह पिछली रात भी मैं टाइम से सो गई थी, लेकिन अगली सुबह जब मैं जागी तो दिन के 10 बज चुके थे। मुझे तो इतनी देर तक सोने की आदत ही नहीं थी, मगर पता नहीं कैसे मैं अजीब सा हो चुका था। मेरा लिबास बहुत खराब था और दुपट्टे से बेनियाज मेरे बाल भी बिखरे हुए थे, जबकि मुझे इस तरह खोलकर सोने की आदत नहीं थी। मैं तो बालों की चोटी बंद करके सोने की आदी थी, मगर बनाकर सोया करती थी। मेरे कमीज के ऊपर वाले दोनों बटन भी खुले हुए थे और हैरत की बात यह थी कि इसमें से एक बटन तो टूटा हुआ भी था। आखिर ऐसे कैसे मुमकिन था? रात तक तो मेरा लिबास बिल्कुल ठीक था, फिर ये कमीज का बटन कैसे टूटा था? मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो मुझे बिस्तर पर ही वो चमकता हुआ बटन नजर आ गया। मैंने अपनी मुट्ठी में लिया और सोचने लगी कि ये बटन कैसे टूट सकता है। ये तो बड़ा ही मजबूती से टिका हुआ था। मेरे सर में भी दर्द हो रहा था। मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। कुछ देर में कमरे का दरवाजा खुला और अहमद अंदर आया। मुझे जागता हुआ देखकर मुस्कुराया और वो आकर मेरे सीने से लग गया। मैंने भी मुस्कुराकर उसके मोहब्बत का जवाब दिया और कहा, मुझे माफ कर दो, पता नहीं कैसे मेरी आंख नहीं खुली। तुम अब तक मेरी वजह से भूखे होगे। उसने अपने हाथों में मेरे गालों को सहलाया और कहने लगा कि नहीं, मैं भूखा नहीं हूँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। आप मेरी फिक्र ना करें। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप आराम करें, मैं आपको दूध लाकर दे देता हूँ। वो फौरन कमरे से निकल गया और मैंने मुट्ठी में पकड़ा बटन हैरत से देखा। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे टूटा है। ये बात मैं अहमद से भी नहीं पूछ सकती थी, वो पता नहीं इस बात को किस तरह से लेता। उसकी उम्र काफी कम थी और मेरी कोई भी गलत बात उसका दिल दुखा सकती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से बटन को सही जगह पर लगाया, हिम्मत करके शावर लिया। अहमद मेरे लिए दूध लाया था। मैंने दूध का ग्लास पी लिया और फिर उसके साथ ही घर के कामों में मशरूफ हो गई, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि मुझ पर कैसा कहर टूट चुका था। वैसे तो अहमद अलग कमरे में सोता था, लेकिन एक आध दिन से उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैं उसे अपने साथ सुला रही थी। ये दूसरा ही दिन था और फिर तीसरी रात भी वो मेरे साथ मेरे कमरे में सोया और मैं भी उसके साथ बेखबर सो गई। लेकिन अगली सुबह मेरा हुलिया पिछली रात से भी कहीं ज्यादा बदतर था। मेरी कमीज का धब्बा और यहाँ तक कि मेरा गोश्त भी मुख्तलिफ जगहों से कटा हुआ था। कंधे पर से ढलती हुई थी। दुपट्टा बिस्तर से नीचे पड़ा था। बिस्तर की चादर भी पूरी तरह बिस्तर से उतरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की हो, जिसकी शदीद दर्द उठ रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था ये हुआ क्या है। अब की बार मैं खामोश न रह सकी और मैंने अहमद से पूछ लिया कि अहमद, कमरे को क्या हुआ है? बिस्तर की चादर नीचे कैसे पड़ी है? मेरी बात पर अहमद हंसा और कहने लगा, भाभी, आपको तो पता ही नहीं चला। रात को मैं नींद में बिस्तर से नीचे गिर गया था और साथ ही चादर भी खींची खिंचाती चली आई थी। जब मैं सुबह उठा तो मैं बिस्तर पर नहीं बल्कि नीचे फर्श पर था। मैंने घबराकर पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वो हंसकर कहने लगा कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता बिस्तर जरूर खराब हुआ है। उसके गिरने की बात सुनकर मैं अपनी बिखरी हवाइयों को भूल गई और उसको चेक करने लगी। कहीं गिरने की वजह से उसे चोट तो नहीं आई है। शुक्र था कि उसे कुछ नहीं हुआ था। और फिर रोजाना की तरह मैं भी मामूल के कामों में लग गई। मेरी इद्दत के दिन मुकम्मल हो चुके थे। बस घर में मैं और अहमद ही थे। मेरे माँ बाप सारा सौदा सामान डलवाकर चले गए थे, क्योंकि मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया था। और फिर इसी तरह 5 रातें अहमद मेरे ही साथ सोया और हर सुबह ना सिर्फ ये कि मेरे जिस्म में दर्द होता, बल्कि मेरा लिबास भी बेतरतीब होता। अहमद से सवाल जवाब करने की कोशिश करती, वो कंधे उचकाकर लाइल्मी का इजहार करता। 5 रात ऐसे ही गुजर गई और फिर मेरी बड़ी नंद आई तो वो अहमद को कहने लगी कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर रहो, कुछ दिन मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। अम्मा पापा के बाद से वसीम ने तुम्हें संभाला था और वसीम के जाने के बाद तुमने भाभी का पल्लू पकड़ लिया है। बहनों का तो ख्याल करो, हम तुमसे मोहब्बत करती हैं। अहमद ने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने उसे प्यार से समझाया कि बहनों का भी तुम पर हक है। ये लगी कि भाभी ने भाई को बहनों के खिलाफ कर दिया है। जाओ, तुम जाकर कुछ दिन गुजारो। मेरे बहुत कहने पर वो चला गया, लेकिन जाते जाते भी वो पलटकर मेरी तरफ देखता रहा।
मैं जानती थी कि उसका जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है, लेकिन मैं अपनी ननन की तरफ से कोई बुराई नहीं लेना चाहती थी। उसे गए हफ्ता गुजरा था कि अचानक ही मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। ना खड़ा हुआ जाता था, ना बैठकर सुकून आता। हर वक्त घबराहट का एहसास होता और फिर ऐसी उल्टियां लगीं कि तबीयत संभली ही नहीं। मजबूरन मैंने अपने आप को चादर में छुपाया और करीबी क्लिनिक चली गई। जब से वसीम का इंतकाल हुआ था, मुझे घर से बाहर निकलते हुए डर लगता था। पड़ोस वाला अरशद हर वक्त मुझे देखकर कोई न कोई फिक्रा कसक करता था। पता नहीं कब से मैं शादी होकर आई थी, वो मेरे पीछे ही पड़ गया था। उसकी और घर की छत अटैच थी। मैं जब भी कपड़े धोने या सुखाने जाती, वो भी छत पर चढ़ जाता तो अपनी गंदी नजरें मुझ पर जमा लेता। और वसीम के इंतकाल के बाद से तो बेबाकी और हिम्मत और भी बढ़ गई थी। ऐसे में मुझे अहमद का सहारा था। वो भले ही 14 साल का था, लेकिन जब वो मेरा हाथ पकड़कर घर से निकलता तो मुझे ये तसल्ली रहती कि अरशद जैसा शख्स अब कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आज तो अहमद मेरे साथ नहीं था, इसलिए मैं तेज तेज कदम उठाते क्लिनिक पहुंच गई और डॉक्टर ने मेरी हालत देखते हुए अल्ट्रासाउंड का कहा। नजर मुझ पर डाली और कहने लगी, बेबी, फिर तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसका बच्चा है। मुझसे क्या सवाल कर रही हैं? जो रिपोर्ट में आया है मैंने वही बताया है। मैं 4 हफ्ते की हामला थी। मैंने रोते हुए डॉक्टर से कहा कि मुझे नहीं मालूम ये बच्चा किसका है, मैं इस बच्चे को जाया करवाना चाहती हूँ। डॉक्टर ने गुस्से से रिपोर्ट मेरे हाथ में थमाई और कहने लगी, बीबी, तो ऐसा काम करने से पहले सोचना चाहिए था। बच्चा जाया करना गैर कानूनी काम है और हम ऐसा कोई काम नहीं करते। आप जा सकती हैं। मैं वापस घर लौटी, लरसती कामती हाथों से रिपोर्ट पकड़े। वहां भी बदकिस्मती मेरी मुंतसिर थी। जैसे ही मैं दाखिल हुई, मेरी नजर मेरी ननद पर पड़ी, जो अहमद के साथ अंदर मौजूद थी। मुझे देखकर कहने लगी, क्या बात है, कहाँ की सैर हो रही है? देवर की जिम्मेदारी क्या हटी, तुम तो सैर से पाटों के लिए निकल पड़ी हो। मुझे चक्कर सा आया और मैं सोफे पर गिर सी गई। मेरी ननन को कुछ समझ न आया तो उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ी रिपोर्ट ली और उसे खोल दिया। मैंने तो उन्हें रोक भी ना पाई थी। और रिपोर्ट देखकर जो हुआ था वो नाकाबिले बयान था। वो चीख चीख कर पूछ रही थी कि बता बदजात औरत, ये बच्चा किसका है? तुमने तो मेरे मरे हुए भाई के मुंह पर कालक थोप दी है। बताओ किसके साथ मुकाला किया है? उन्होंने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर दे मारा था। मैं कितार रोने लगी थी। मैं उनके सवाल का क्या जवाब देती? मैं तो खुद भी इस बात से अनजान थी कि ये बच्चा किसका है। और फिर मुझे याद आया कि मैंने 5 रातें अहमद के साथ गुजारी हैं। तो क्या इन 5 रातों में मेरे 14 साला देवर ने मेरे साथ ये सोचकर ही मेरी रूह कांप उठी थी? इस दुनिया में अगर कोई बेलौस होकर मोहब्बत करता है तो वो बच्चे होते हैं, जो नफरत जैसे जज्बात से बिल्कुल नाशना होते हैं। और मेरा 14 साला देवर अहमद भी ऐसा ही था। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे ही मेरे शौहर की मौत का जिम्मेदार ठहराया था। एक ऐसा तकलीफदा एहसास था जिसे मैं चाहकर भी खुद को आजाद नहीं करवा पाती थी। उठते बैठते चलते फिरते कानों में ये जुमले घूमते थे कि मेरी वजह से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है। इस बात ने मुझे तोड़ के रख दिया था। लेकिन ऐसे में मेरे देवर ने मेरे साथ क्या कर दिया था जिससे मैं ये बच्चे। अहमद मेरे लिए एक बहुत मजबूत सहारा साबित हुआ था। वो भागता हुआ मेरे कमरे में आकर मेरे सीने से लगता तो मुझे लगता कि बस यही मेरी जिंदगी की वाहिद वजह है। मेरे शौहर ने मरते मरते अहमद की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी थी और इसलिए मैं अपनी जिंदगी का बोझ उठा रही थी। वरना मेरी हालत तो ऐसी थी कि मैं अपने शौहर के साथ ही मर चुकी होती। हमारा मुआशरा वैसे भी बेवा को जीने का हक कहाँ देता है। वसीम के मौत के बाद से मैं और अहमद एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। मैं उसका पूरी तरह ख्याल रखने लगी थी। वो स्कूल से वापस आता तो दौड़ता भागता मेरे पास आता, मेरी बाहों में झूम जाता, मेरे गालों को चूमता और वजह बे मोहब्बत का इजहार करता। सीना चौड़ा करके मुझसे कहता कि वसीम भाई नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं आपका ख्याल रखूंगा। मैं एक माँ की तरह उससे मोहब्बत करती थी। जब मैं शादी होकर आई थी तो वो महज 10 साल का था और 4 साल मैंने उसे एक माँ की तरह प्यार दिया था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं जिसे बच्चा समझ रही हूँ वही मेरी जिंदगी में ऐसी कयामत ले आएगा कि मेरे पास मुंह छुपाने की जगह नहीं बचेगी। मैंने तो बस 5 रातें ही उसे अपने साथ सुलाया था और इन 5 रातों में अहमद वो कर गया था जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने तो छोटा होते हुए भी मेरा नाम सोनिया है। मुझे बचपन से ही सजने संवरने का बहुत शौक था। मैंने 10वीं के इम्तिहानात दे दिए थे कि मेरी दोस्त की शादी तय हो गई। उसने मुझे सख्ती से ताकीद की कि मैं हर फंक्शन को पूरी तरह अटेंड करूं। इसलिए जब मैं मायू का दिन आया
तो मैं भी अपनी दोस्त की माइयों में पहुंच गई। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ से मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने जा रहा है। वहां पहली बार मेरी मुलाकात वसीम से ही हुई। उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो पलक चमकाना ही भूल गया था। बस फिर क्या था, सारी शादी वो मेरे पीछे घूमता रहा। ऐसा नहीं था मैं बहुत खूबसूरत थी, बस वसीम का दिल मुझ पर आ गया था। और कहते हैं ना, जब इंसान को मोहब्बत हो जाए तो शक्लो सूरत कोई मायने नहीं रखती। वसीम बहुत हैंडसम था। उसके आगे मैं एक सांवली सी रंगत वाली मामूली सी लड़की। लेकिन वो तो ऐसे दिल हार बैठा था कि मेरी दोस्त की शादी के महीने बाद ही उसकी बहनें रिश्ता लेकर हमारे घर चली आई थीं। उसकी बहनों की शक्लें बता रही थीं कि वो किस कदर मजबूरी में आई हैं, और इसलिए मेरे माँ बाप इस रिश्ते के हक में नहीं थे। लेकिन मुझे भी वसीम से मोहब्बत हो चुकी थी, और मैंने अपने माँ बाप को ये कहकर राजी कर लिया था कि आज नहीं तो कल उसकी बहनें भी खुश ही हो जाएंगी। और फिर कुछ ही दिनों में मेरी धूमधाम से वसीम के साथ शादी हो गई। हम बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था जैसे ख्वाबों की दुनिया हो गई है। हकीकत में बदल गई हूँ, मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरा मुकद्दर स्याह है। मेरी और वसीम की शादी को तकरीबन 4 साल हो गए थे। मेरे सास ससुर नहीं थे। घर में सिर्फ मैं, मेरे शौहर और मेरा देवर ही रहता था। मेरी नंदे शादीशुदा थीं, लेकिन शादी के 4 साल बाद भी वो हमेशा मुझसे नाराजगी का ही इजहार करती। अलबत्ता मेरे देवर अहमद को मैंने बच्चों की तरह पालना शुरू कर दिया था। उसे नहलाना, धुलाना, कपड़े बदलना, छोटी से छोटी की जिम्मेदारी मेरी हो गई थी, क्योंकि मुझसे पहले ये सब वसीम करते थे। और जब मैं रुखसत होकर आई तो वसीम ने मुझे उसकी माँ का दर्जा दे दिया, और अहमद ने खुद भी ऐसी मोहब्बत दिखाई कि मैं उसे अपनाए बगैर न रह सकी। कभी वसीम अगर अहमद को नहलाने के लिए ले जाना चाहते तो वो साफ इनकार कर देता और कहता, मैं तो सिर्फ भाभी के हाथ से नहाऊंगा। उसकी बात पर वसीम हंसते और कहते कि तुम भूल गए, भाभी के आने से पहले मैं ही तुम्हारे काम करता था। उनकी बात पर अहमद चिढ़कर कहता कि वो पहले की बात थी, अब तो मुझे भाभी से बहुत मोहब्बत है और मैं चाहता हूँ कि बस वही मेरे सारे काम करें। वो फौरन मेरे गले से लटक जाता और ऐसे हक जताता कि वसीम भी पीछे हट जाते। मेरी और वसीम की शादीशुदा जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। एक गुलाब की कमी थी, लेकिन वसीम ने ये कभी भी महसूस न होने दी। लेकिन फिर किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला कि सब कुछ तबाह होकर रह गया। जुम्मे का दिन था। सुबह मेरे सर में शदीद दर्द था। मेरे लिए उठकर बैठना भी मुश्किल था। वसीम की छुट्टी थी, वो ही घर के सारे कामकाज कर रहे थे। अहमद भी उनके साथ लगा हुआ था। जब वसीम ने देखा मेरी तबीयत बेहतर नहीं हो रही तो वो दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर जाने लगे और जाते हुए मुझसे कह गए कि अहमद को तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ रहा हूँ, उसका ख्याल रखना। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। अहमद मेरे साथ घर में ही तो था। वो समझदार बच्चा था, ऐसे तो कुछ न करता जिसकी वजह से उसे कोई नुकसान पहुंचता। फिर भी पता नहीं क्यों वसीम मुझे इतनी सख्ती से ताकीद कर गए थे। मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र ना करें, अहमद का ध्यान रखूंगी। मेरी बात पर वसीम ने मुस्कुराकर एक गहरी निगाह मुझ पर डाली और घर से निकल गए। मुझे क्या पता था कि वो निगाह उनकी आखिरी निगाह है। वो ऐसे गए कि लौट कर न आए। और फिर बस यही खबर आई कि कुछ लोगों ने मोबाइल छीनने के लिए उनके सीने पर गोली मार दी और वो मौके पर ही जाम बहक हो गए हैं। इस खबर ने तो मेरी दुनिया ही लूट ली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ है। मेरा अच्छा भरा शौहर जो कुछ देर पहले हंसते मुस्कुराते घर से निकला था, वो चूलों के गोली की नजर हो गया था। मेरा घर उजड़ गया था। मुझे तो कुछ होश ही नहीं रहा था। गली मोहल्ले वालों ने खुद ही मेरी नंदों को खबर की थी, और जब मेरी नंदे आईं तो उन्हें पता चला कि वसीम मेरे लिए दवा लेने के लिए निकले थे, तो उन्होंने अपने भाई की मौत का जिम्मा मुझे ठहरा दिया। मेरी नंदों को इस मौके पर ही मैं कसूरवार नजर आ रही थी। मैं बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। मेरे घर वाले मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मैंने अहमद की खातिर इनकार कर दिया। वो मासूम बच्चा था, उसको भाई की मौत का गहरा सदमा पहुंचा था। ऐसे में अगर मैं भी उसे छोड़कर चली जाती तो उसका क्या होता। बस यही सोचकर मैंने अपने गम को अनदेखा किया और अहमद को गले लगाकर अपने माँ बाप से कह दिया कि आज से मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसके साथ ही रहूंगी। मेरी और अहमद की हालत देखकर मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती ना की और मुझे उसके पास छोड़ गए। कुछ दिन बाद नंदे भी अपने घर को लौट गए और धीरे धीरे जिंदगी में सुकून तारी होने लगा। वसीम ना रहे थे, लेकिन उनकी यादें घर में जा बजा बिखरी हुई थी। अक्सर मैं और अहमद उन्हें याद करके रोने लगते। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अहमद का कमरा अलग था। एक रात रोता हुआ मेरे पास चला आया और मेरे सीने से लगकर कहने लगा, भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अकेले कमरे में नहीं सो सकता। मैंने उसे बच्चा समझा और मोहब्बत से सीने से लगा लिया और अपने बराबर में ही लिटा लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं हद से ज्यादा इसका ख्याल रखने लगी।
मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। वो रात मैंने उसके साथ जागते हुए गुजारी थी और अगले दिन उससे कह दिया कि उसे कमरे में अकेले सोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम रोजाना मेरे साथ मेरे ही कमरे में सो जाया करो। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। अगला सारा दिन वो मेरे आगे पीछे फिरता रहा। पता नहीं उसे किस बात पर खुशी थी, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। एक दो दफा मैंने उससे पूछा कि अहमद, ऐसा भी कौन सा खजाना हाथ लग गया है कि तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं जा रही? तो वो फौरन मेरे गले में अपने बाजू डालकर कहने लगा, भाभी खुश तो मैं बहुत हूँ, देखे ना आप कितना ख्याल रखती हैं, मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। कल भी सारी रात आप मेरे लिए जागती रही हैं। मैंने सोचा है कि मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा और घर के काम में भी आपकी मदद करवाऊंगा। ऐसे ही 5 दिन गुजर गए और 5 रातें वो मेरे साथ सोया। फिर अपनी बड़ी बहन के पास चला गया। उसके जाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मुझे पता चला कि मैं हामला हूँ। और इससे पहले कि मैं किसी तरह इस बच्चे से अपनी जान छुड़वाना चाहती थी, लेकिन ये बात मेरी बड़ी नंद को भी पता चल गई। देखते ही देखते उन्होंने अपनी दोनों छोटी बहनों को भी बुला लिया और फिर घर खूब हंगामा खड़ा हुआ। जब बात हद से ज्यादा बढ़ी मेरी नंदों ने मुझे कोसना शुरू किया तो अहमद खामोश न रहा और उसने एक ऐसा सच कहा जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बुरी हालत देखकर वो रोते हुए कहने लगा कि पड़ोस वाले अशद भाई ने उसे पैसों का लालच दिया और कहा कि मैं अपनी भाभी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करूं और उन्हें रोज रात को दूध पिलाया करूं। उन्होंने मुझे दवाई दी और कहा कि ये ताकत की दवाइयां हैं, ये तुम भी पिया करो और अपनी भाभी को भी दवा दूध में मिला कर देना, इससे वो सेहतमंद हो जाएंगी। मेरे भाई के जाने के बाद, तुम्हारे भाभी के जाने के बाद वो कमजोर हो गई हैं। मैं भाभी से बहुत मोहब्बत करता था और इसलिए अशद भाई की बातों में आ गया, उनसे चॉकलेट और पैसे लिए और भाभी को दूध में वो गोलियां मिलाकर देने लगा और खुद भी पीने लगा। कुछ दिनों बाद मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी, इसलिए मैं भाभी के साथ सो रहा था। शायद ये घबराहट इसी बात की थी क्योंकि मैं भाभी से छुपाकर उन्हें दूध दे रहा था। रोते हुए कहने लगा कि उसे लगता है कि वो गोलियां ताकत की नहीं बल्कि नींद की थी, क्योंकि दूध पीते ही बहुत गहरी नींद आती थी। उसके मुंह से ये बात सुनकर हम सब ये समझ गए थे कि मेरे पेट में बच्चा किसका है। अशद जो वसीम की जिंदगी से मुझकर गंदी नजर रखता था, उसकी मौत का उसने भरपूर फायदा उठाया था। मेरी नंदों को भी वसीम के किरदार के बारे में अच्छी तरह इल्म था। मैंने रोती हुई नजर अपनी नंदों पर डाली और कहा कि अब बताएं कि किसका कसूर है। आपकी जिस छोटे भाई को मैंने मां बनकर पाला, आज उसी की वजह से मैं हामला हो गई हूँ। मैंने गुस्से से अहमद को देखा और कहा कि तुम कैसे गैर आदमी पर इतबार कर सकते हो? क्या तुम जानते हो कि उसने वो नींद की गोलियां देने के बाद मेरे साथ क्या किया है? अहमद ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मेरी नंदे खामोश हो गईं और फिर उन्होंने अशद के घर जाकर उसके सारे करतूत भी बताए और धमकी दी कि अगर अशद मोहल्ला छोड़कर ना गया तो सारे मोहल्ले वालों को उसके गुनाहों के बारे में बता देंगे। इतना सुना था कि अशद डर के मारे अपने घर से फरार हो गया। 2 महीने बाद मेरा बच्चा जाया हो गया और मैं एक दफा फिर बेऔलाद हो गई। अहमद पहले से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगा। उसने मुझसे माफी मांग ली थी। मैं उसे क्या कहती? वो बेकसूर था। वो तो मेरी ही सेहत के बारे में सोचकर ये सब कर रहा था। उसे क्या मालूम था कि ये दुनिया कितनी जालिम है। इस वाकये के बाद से मेरी नंद का रवैया काफी बेहतर हो गया था। अगर अहमद वक्त पर सच ना बोलता तो शायद मेरी नंदे मुझ पर कभी एतबार ना करती। अब अहमद ही मेरा बेटा है और मेरी जिंदगी का मकसद उसकी अच्छी तरबियत और उसकी तालीम है। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि अहमद मेरे बगैर नहीं रह सकता। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे अपने देवर को अपनी औलाद की तरह ही पालना चाहिए या फिर उसे उसकी बहनों के हवाले करके खुद आगे अपनी जिंदगी को बढ़ाना चाहिए? क्या लड़की छोटी उम्र में बेवा हो जाए उसे आगे शादी करनी चाहिए या अपने बहन भाइयों के आसरे पर जिंदगी गुजार देनी चाहिए?